हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिपोर्ट इंडिया पे। आज फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और धातु अधातु का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म हो गया था। उसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, ये तीसरा चैप्टर है। उसके बाद हम तत्वों का वर्गीकरण ही शुरू करने वाले हैं और उसके बाद एक अच्छा चैप्टर आता है जो कि केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी होती है। परमाणु संरचना के बाद केमिकल बॉन्डिंग है, तकर बाद एक स्थान आता है। और तत्वों का वर्गीकरण तो हर जान कहियो नहीं छोड़ेगा, समझ गया। अभी 3 बार ये बोले थे ना, केमिकल बॉन्डिंग, परमाणु संरचना, एक आता है और बिलियन यूनियन टाइप का होता है, शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ, वो सब नमक है। आई बोले हैं तत्वों का वर्गीकरण, फिजिक्स में हो गया प्रकाश का परावर्तन, ये सब रीढ़ की हड्डी, आगे तब फिर 12th में ही काम आएगा, समझ गया। तो ये सब बेसिक चीज जानना जरूरी है। तत्वों का वर्गीकरण तो अभी जितना अच्छा से पढ़ लोगे ना, अभी अगर समझ में आएगा तो तुम्हारा 11th 12th का मास्टर तोरा नहीं समझा पाएगा, क्या क्योंकि अपने कन्फ्यूजन रहता है, सही से नहीं समझा पाता। तू देख लेना, कहीं जाएगा ना थोड़ा बेसिक बताइए नहीं पाएगा, समझ गया। तो बेसिक जितना अच्छा सभी पर होगा तत्वों के वर्गीकरण उतना अच्छा रहेगा। इसके आगे जो भी 2 चैप्टर होने वाला वो अपने आप में बहुत ही खास, समझ गया। उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना। यहाँ तक तो तुम्हारा अपने से क्लियर है, हम सिर्फ रिविजन करवा रहे हैं, ठीक। यहाँ तक रिविजन नहीं करवा रहे हैं, उसमें जो है सीरियस पॉइंट रहेगा, ठीक। सीरियस पॉइंट रहने का मतलब हम बहुत कुछ लिखाएंगे भी उसमें, ठीक, और बहुत कुछ समझाएंगे, ठीक, जो कि बहुत कुछ नया भी होगा और बहुत कुछ तुमको बताए भी होंगे, ठीक। तो उसमें है कि अच्छा से पढ़ना है, कंटिन्यू वीडियो को देखना है। अब तुम लोग तो वीडियो देखोगे ना, तो एक मिनट भी समय इधर उधर नहीं करना है, ठीक। 1 मिनट समय इधर उधर करने का मतलब इन्हें बातों ककरो से नहीं करेंगे, बात करना, पढ़ाई के समय इधर उधर नहीं करना। इन्हें अब खाना खा के बैठे तुरंत पढ़ना है। पढ़ने का मतलब है कि बस कंटिन्यू 4 घंटा पढ़े तो 4 घंटा कंटिन्यू पढ़ें, समझ गया। और जब भी पढ़ाई शुरू करते हो अस्थिर वाला चीज नहीं, जो याद है ना पहले आधा घंटा ओकरा पढ़ो ताकि तुम्हारा मन लग जाए, समझ गया। जो याद है ना, नहीं तो एकाएक तुम पढ़ना शुरू कर दोगे, जो नहीं है याद है ना, तुम नहीं मन लगेगा और तब 1 घंटा के बाद पढ़ना छोड़ दोगे। आधा घंटा जो चीज याद है उसको पढ़ लेंगे, मन लग जाएगा, फिर क्या करेंगे, जो नहीं याद है धीरे धीरे उसको याद करेंगे, समझ गया। और सब्जेक्टिव जो है, सामाजिक विज्ञान तुम लोग का क्लियर है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है ही। सब्जेक्टिव जैसे कि अर्थशास्त्र समझने की चीजें, इतिहास रटने की चीजें, इतिहास में भी बहुत कुछ समझना होता है। क्रमबद्ध तरीके से अगर तुम पढ़े हुए हो तो इतिहास भी अच्छे से याद हो जाता है, ठीक, समझ गया। और इतिहास से ज्यादा तो हम क्या कहें, उसके बारे में बहुत कुछ अपना अनुभव किए हुए हैं, ठीक। इतिहास को बहुत अच्छा से समझो। अर्थशास्त्र समझने की चीज, अगर समझना आता है तो अर्थशास्त्र किताब लेकर आना, समझ गया। अर्थशास्त्र अच्छा से किताब लेकर आओगे, उसका ऑब्जेक्टिव तो बने जाता है, ऑब्जेक्टिव तो पूछता क्या है। और सामाजिक विज्ञान में भी लिखना पड़ता है उसमें, ठीक, लिखने पर ही नंबर आएगा। या को अगर इग्नोर करोगे ना सब्जेक्ट है, हिंदी में नंबर आइए जाएगा, हो जाएगा कि पिछड़ जाओगे। 1 नंबर 2 नंबर पिछड़ोगे तो तुम कुछ चीज से बाहर हो सकते हो, चाहे कोनो स्कॉलरशिप हो, तो 1-2 नंबर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। सबसे पहले तो लिखना सही से है, अतः करना क्या है कि हर एक चीज को देखना है कैसे सेंटेंस बैठा रहे हैं, वैसे तो वहाँ पढ़ता ना है। सबसे पहले ये बात, अगर गलत हुआ तो 1 बार से ज्यादा सही मतलब घसना नहीं, वो सब ध्यान देना, ठीक। चलिए धातु अधातु शुरू करते हैं उसके बाद, ठीक। उसके बाद परीक्षा जब नजदीक आएगा तो उसके बारे में बताया जाए कैसे लिखना है। ऐसे तो आप तुम लोग को बहुत कुछ बताए हुए हैं कैसे लिखना है, ठीक। अब बाकी इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक। चलो शुरू। देखो अभी तक बताना, अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? 118 तत्व ज्ञात है, ठीक है। देखो इसमें बोला जाता है क्या, 118 तत्व में जो है ना करीब 79% यानी कि 91 को जो है ना क्या है प्राकृतिक रूप से, 24 को 91 से बढ़ गया था, 94 हो गया था, ठीक। तो ध्यान रखना, ये सब दिया जाता है, ठीक। इसे पूछा बहुत कम जाता है चीजों को, ठीक। अब बताओ धातु कितना है, समझ सकते 91 को धातु कितना है, 91 को। और उसमें क्या हो जाएगा, 21 को क्या हो जाएगा अधातु, 21 को क्या हो जाएगा अधातु। उसी में उपधातु भी आते हैं, उपधातु। इसमें देखो ध्यान रखना, उपधातु की संख्या कितनी है 7, ठीक। इसमें पूछा जाता है 79% हो जाएगा धातु, यानी कि अधिक मात्रा में कौन होती है धातु, तकर बाद अधातु, तकर बाद उपधातु। ये क्वेश्चन पूछल है कि 118 तत्वों में कितना लगभग कितना परसेंट उपधातु है, ध्यान रखना 5%, कितना परसेंट ध्यान रहेगा। और उसकी संख्या कितनी है 7, कितनी है 7। और थोड़ा बोला जाता है पीरियोडिक टेबल में ना धातु और धातु को अलग कौन करता है, तो उपधातु करता है। और पीरियोडिक टेबल में तू देखता है एना कटिंग है, उपधातु का ऐसे कटिंग है, समझ गया। दिखाएंगे जब आएगा तो एगो
खरीद लेंगे उसका। अब देखो कहता है धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में प्राय 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन होते। बात सही है, ये बात सही है ना कि धातु के कक्षा में बाह्यतम कोश में कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बता, 1, 2 या 3 होते हैं। तो हम ये दिखा देते हैं 5 3 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। और क्या देख, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना तब सिखाएंगे ना, सीधा समझ लो। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बनाना तब क्लास 9th का क्लास होने वाला है, उसमें देखना होगा, ठीक। बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने वाले हैं ना। एकर परमाणु संख्या 11 होता है, एकर कितना होता है 20 होता है, एकर कितना होता है 13 होता है, एकर 19। अब बहुत बच्चा की सब नहीं पता रहता है, तोहरे की बात नहीं कर रहे हैं, तोरा क्लास वाला तो बहुत कम में पता रहता है, समझ गया। लेकिन बड़ों लोग को नहीं पता, बोलेगा पोटेशियम, वो सोचते रह जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं पूछता, इसे देखो ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना है, लेकिन हमारा पोटेशियम की परमाणु संख्या नहीं याद रहेगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना पाएंगे नहीं। तो बस यार कुछ छोटे छोटे चीजों से ही बड़ा चीज बनता है। तो ये याद है तो आप देखो 2 8 कितना हो जाएगा, ये ट्रिक है, लेकिन अगर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p 3s, ऐसे बनता है। इन चीजों को हम याद किए हुए समझे हुए, समझ के याद करना बहुत ही अच्छी बात है कि नहीं। इसको याद किए हुए ना हम लोग, और समझे हुए भी कैसे होता है। इसमें क्या है पूरा पूरी भर के आगे करना होता है। और थोड़ा यूँ बताए होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमारा अपवादो है, AU हो गया, CU हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब क्या अपवाद क्या है, इसमें करते हैं ना, तुमको खटाल बना के भी बताए हुए। ऐसा नहीं है कोई कारण हम छोड़े हुए। तो आप देखते हैं धातु के बोला कि पहला पॉइंट क्या है, धातु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 2 या 3 ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखो 2 8 1 बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, अच्छा बाह्यतम कोश को ही क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब तोरा क्वेश्चन पूछने हैं, तोरा क्वेश्चन है पूछने हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजकता से आप क्या समझते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाहर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, संयोजकता की बात रही तो अगर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संयोजकता 1, 2, 3 है तो संयोजकता वही होगा। नहीं 4 नहीं, 4 में कंफ्यूजन उसमें हो जाता है, उपधातु भी हो जाता है और धातु 1 2 3 है, ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक। धातु उसमें नहीं होगी, 4 में धातु कभी भी नहीं होगा, उपधातु नहीं था और धातु। देख 1 2 3 तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा संयोजकता, क्या हो जाएगा अगर, फिर लिखेंगे अर्थात या अगर संयोजकता 4 5 6 7 ऐसे नहीं, 4 छोड़ देना, 5 6 7 8 रहे तो क्या हो जाएगा संयोजकता, और उसको क्या करेंगे 8 से घटाकर ज्ञात किया जाता है, ठीक समझ गए। तोरा बुक में डायरेक्ट तोरा ऐसे लिखना है क्योंकि सिद्धांत तो यही ना कहता है, लेकिन कोनो बुक में देखा गया कहेगा कि संयोजकता जो होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा निर्धारित होती है। बात सही है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा निर्धारित होती है, निर्धारित तो उसी तरह होती है, लेकिन हम निकालते कैसे, तुम एक्सप्लेन करेगा। बात तो ही होता है, आंसर सभ्य देता है, आंसर सभ्य देता है, अब बोलता सभ्य है, गरियाबो सभ्य करता है, लेकिन ककरो गरियाने का तरीका अलग होता है। कोई गरियाइयो लेगा पतो नहीं चलेगा, और कोई नहीं हो गरियाएगा तैयो पता चल जाता होता है। तो बातें ऐसे बोलेगा लगेगा हो गरियाबे, कोई इतने मीठी आवाज में गरियाएगा ना तो रसगुल्ले लगेगा, वो बात होता है ना। तो बस बोलने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका होता है, ठीक समझ गया। अब देखो कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है 20, 2 8 8 2 बाह्यतम कोश में कितने, तो ये भी धातु, ये भी धातु। एल्युमिनियम 13 होता है, 2 8 3 बाह्यतम धातु। पोटेशियम 19, 2 8 8 1 बाह्यतम कोश में कितने 1, तो क्या हो जाएंगे ये धातु हो जाएंगे। ध्यान रखना ये सब धातु का नाम, ये पॉपुलर धातु का नाम बोले। सोडियम के बारे में बोल सकते हो, इसे चाकू से काटा जा सकता है। कैल्शियम का उपयोग हड्डी के बनाने में होता है, हड्डी के मजबूत बनाने में। इनामेल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनामेल जो शरीर की सबसे मजबूत अंग है, तो पूछल गया है कहाँ उपस्थित होता है, दांत के ऊपरी विभाग में। और किसका बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है, ठीक। अच्छा काहे बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो बोलेंगे वह पूछेगा, पता है ऑब्जेक्टिव तोरा किताबे से पूछेगा, यह सब है, ये है समझ गया। और वह बोलते थे कुछ चीज अगर 4 चीज लिख रहे हैं तो उसके बारे में जानना जरूरी है, समझ गया। अब एल्युमिनियम के बारे में देखो, एल्युमिनियम के बारे में ध्यान रखना,
सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है ये, क्या है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है ये, समझ गया? एल्यूमिनियम से क्या बर्तन बनाया जा सकता है? उष्मा या विद्युत का क्या होता है? उष्मा सुचालक होता है ना? उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अगर तार भी बनाया जाता है, तार। अभी के पोटेशियम तुम जानते हो संभारिक तत्व है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो ऐसे करेगा तो 10-12 तो क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, 10-12 क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव इसी तरह तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा, समझ गया? कभी अगर 10 मिनट खरो कर देगा तो अपना मन से पूछ पाओगे, 20 क्वेश्चन पूछ लोगे, आराम से पूछ सकते हो। नहीं, अगर नहीं स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कहोगे किताब दीजिए, किताबों देंगे 5 मिनट में 1 क्वेश्चन पूछोगे, समझ गया? यही कॉन्फिडेंस होता है, पढ़ता सब है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ठीक। अब देखो ये धातु के बारे में समझ गया, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। चल देख, क्लास में जाकर तो इसे पूछा करो, कोई मना करेगा थोड़े इसे चीजों के लिए। बच्चे सब रहता है छुट्टी नहीं खाते, बच्चा सब छुट्टी क्यों कहता है? देखो हाँ, पूछा करो इन सब चीजों को, पूछने में कोई मना थोड़े करेगा। पढ़ाई लिखाई दुश्मनी केकरो हमरा से होगा, ठीक, इससे चीज से थोड़े होगा, ठीक। आगे देखो, कहता है अगला है हाइड्रोजन तथा हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 1 तथा 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए क्या है? धातु नहीं है। देखो ये अपवाद की चीजें हैं, पीरियोडिक टेबल में अभी भी अपवाद बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम, और क्रिया होते भी ये पी ब्लॉक में नहीं है। अच्छा थोड़ा यहो बोले थे अम्लों भी अभी अम्ल क्षार जो डिफरेंस करते हैं वो भी अभी चीजें कुछ सिद्धांत निकलना बाकी है। आज कुछ चीज अपवाद नहीं रहेगा फिर निकलेगा, कोई तो जरूरी बनेगा फिर वैज्ञानिक, ककरो सिद्धांत फिर आएगा। लेकिन अभी जो आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो अभी अच्छा है, चल रहा है, कोई आएगा जो अथी करेगा, समझ गया? तो विवादित अभी बना, हाइड्रोजन को क्या कहा गया? आवारा गैस कहा गया, मेन लीप कहे, ओकरा निश्चित स्थान दिया गया है, समस्थानिक जितना भी निश्चित स्थान पर नहीं दिया, ठीक। तो इन सब चीजें हैं, ठीक। तो आप बोलेगा कि सभ्य में तो समानता होते हैं ना रे, सभ्य में नहीं होता है। एकरा में बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, एकरा बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तकर बाद ई कौन चीज है? धातु नहीं है। ये अपवाद हो गया, तेकरो ध्यान रखेगा तब। तेरा क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा पता है? हीलियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तेरा डायरेक्ट यह रिलेटेड पूछता है, हीलियम कैसा तत्व है? पता है, पिछला वाला पता था, अक्रिय तत्व है। अक्रिय क्या करा तो पता नहीं, ओकरा अक्रिय नहीं पता था। अब कहें अक्रिय देने हैं, वहां अक्रिय ऑप्शन नहीं रहता, निष्क्रिय रहता, तो पता नहीं था निष्क्रिय ओकरे कहते, स्वतंत्र ओकरे कहते, आदर्श उसे ओकरे कहते। पता होना चाहिए, समझ गया? चीजें पता होती है। तो ओकरा जरूर पता था कि हीलियम अक्रिय है, लेकिन ओकरा अक्रिय के बारे में नहीं पता था। अक्रिय मतलब स्वतंत्र, क्या ओकरे लिखेगा आदर्श, क्या लिखेगा? आदर्श, सब आदर्श गैस क्या हुआ? स्वतंत्र रूप में रहती है, ठीक। तो ध्यान रखना, हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है, कि एकरा बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, अपवाद है ना हीलियम भी अक्रिय गैस का भी अपवाद है ये, क्योंकि सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एकरा में 2। ये दोनों क्या है? दोनों ना, ये है धातु जकरा क्या समस्थानिक, 3 समस्थानिक, ये है अक्रिय गैस, क्या है? जकरा बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा इहो बता देते हैं, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें कितना परसेंट है? 71% हाइड्रोजन है। पूछा जाता है सौरमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। अब बोलेगा तक दूसरा हीलियम कितना परसेंट पाया? 26.5%। कितना परसेंट? ये दोनों क्वेश्चन तोरा खातिर इंपॉर्टेंट है, खातिर बता दी, समझ गया? उसके बाद कहता है धातु की सतह में एक विशेष प्रकार की चमक। बात सही है, धातु में क्यों होता है? चमक होता है, और सभी धातु में चमक नहीं होता। ध्यान रखना, कुछ चीजें अपवाद है उसको समझते हैं, ठीक। कहते हैं धातु के हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनता कहते हैं। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। सबसे अधिक तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है? एयू में पाया जाता है। बहुत एयू पते नहीं रहता है। एयू मतलब सोना। एयू का लैटिन नाम पूछेगा तब यूरो। हम हमेशा बोलते हैं पप्पा का नाम पूछेगा ना, मौसा का नाम नहीं बोलना। एयू बोला क्या बोलेंगे? सोना बोलेंगे, ना कि हम एरम बोलेंगे।
लेटिन नाम है। Na बोलेगा तो हम सोडियम बोलेंगे, ना कि नेट्रियम बोलेंगे, ठीक। नेट्रियम ओकर लेटिन नाम है। अपना देश में आते हैं अपनी भाषा बोलेंगे, अब पूछेगा तब लेटिन नाम। आप फिजिक्स के उत्पत्ति फ्यूसिस से, हम फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स बोलेंगे। चीजें होती है, बस ये ध्यान रखना, ठीक। आगे कहते हैं धातु उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। आगे देखो कहता है एजी उष्मा का क्या है? सर्वश्रेष्ठ चालक। पूछा जाता है ना उष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सा है? एजी, चांदी है। इसके बाद कौन, किसका स्थान है? कॉपर का स्थान। इसके बाद किसका स्थान है? कॉपर। दोनों ध्यान रखना, एजी और कॉपर। सबसे पहले एजी, तक बाद कॉपर, ठीक। कहता है पीबी तथा लेड उष्मा का सबसे कम चालक है। क्वेश्चन हम लिखाए थे कल तुमको, पीबी तथा लेड उष्मा का क्या है? सबसे कम चालक है, ठीक। पीबी और लेड, अच्छा पीबी लेड, अच्छा मरकरी और एचजी। अरे यार, पीबी और एचजी यानी कि मरकरी और लेड उष्मा का सबसे कम सुचालक, सबसे अधिक एजी और सीयू। हम थोड़ा कर्म बता देते, ध्यान दे। कर्म कहीं पूछ दिया फिर बोलेगा सदी कर्म बताए नहीं, ले देख ले। कर्म 4 तक पूछता है, हम बता देते हैं, थोड़ा ध्यान दे। सबसे अधिक तो एजी का हुई उष्मा का सुचालक में, सबसे अधिक। देखो मिटता नहीं है ना तो बड़ी गड़बड़ बात हो जाता है। एजी कर्म है ना, तक बाद सी यू ए यू ए एल, बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना उष्मा का सूचक, उष्मा यही है ना। धातु की चालकता का कर्म लिख लेना, लिखना धातु की चालकता का कर्म। धातु की चालकता का कर्म। आज थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा धातु का नाम बता जो विद्युत का कुचालक होता, लेड हो जाए। क्या हो जाएगा? लेड। पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेड मतलब पीवी कहते हैं 82। कहते हैं लोग कंफ्यूजन करता है, लिखता है लेड तक बाद मतलब बोलता है, बच्चा होकर पीवी बोलता है। तो ध्यान रखना, कोनो देश में जाएगा ना, अच्छा है सेना में जाता है लोग, सेना की भाषा सेना नहीं समझता है, शीशा समझ तो हमारी भाषा समझ रहा है, अब तो और समझना पड़ेगा, समझ गए। बाकी इसमें नया लोग जुड़ता नहीं है, इस सबसे टेंशनो नहीं। यूट्यूब चैनल बनवे किया है खातिर, फिर अपने धीरे धीरे होगा। तो इसमें है कि फाउंडेशन चल नहीं रहा, जो नया आएगा हमको गारंटी देते हो समझे नहीं आएगा, जो नया आएगा ओकरा समझ आएगा। लेकिन यहाँ पर बताने की बात ही नहीं हो रही, यहाँ रिवीजन हो रहा है। जब चीजें समझाने की बात होगी तो उसमें समझाते, अगर शुरू से पढ़ाते हैं समझाते जाते, अभी उतना समय नहीं, फिर अगला बैच में देखा जाएगा, शुरू से बताए, ठीक। तो अपवाद हो गया कौन सी? लेड यानी कि 82। क्या हो जाएगा? 82। ये कौन सी का अपवाद है? विद्युत का क्या है? कुचालक है। अब बताएगा अधातु में विद्युत का सुचालक कौन सा है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ये चमकीला भी होता है, आयोडीन भी चमकीला, तो ये सब क्या है? अपवाद है। अपवाद को देख लोगे, ठीक। ये सब रिवीजन हम करवाए थे तुम लोग को, ठीक। और कुछ चीजें हैं जो तुमको बता दिया जाएगा, सोडियम के बारे में भी तुमको बताए हुए, बता दिए थे पिछले चैप्टर में, बिल्कुल बता दिए थे। और संयोजकता निकालना हमको बताना पड़ेगा, क्या बताए हुए सब, ठीक। तो कुछ चीजों का अब हम आयनों का बनना हम देख लेते हैं एक बार, ठीक। पीरियोडिक टेबल भी शुरू करना है, ठीक। देखो मिटाने वाला कहाँ रे, आयनों का बनना देख लेते हैं, ठीक। आज टेस्ट हुआ था तुम लोग का 4 चैप्टर, क्या ऑब्जेक्टिव छोड़ो ना रे, वो तो ढोंग है, ठीक। अरे तुम्हारा टेस्ट होने वाला साइंस का टेस्ट होना है, टेस्ट ने मिले थे तो हर सर जी है, ऐसे ये सब चर्चा नहीं होता। लेकिन देखो आयनों का बनना, आयनों का बनना, आयनों का बनना तो देखा होगा, आयनिक की हुई देखा था। इसमें देखो कहता है जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या करता है?
देख ना, बस समझा देते हैं, बस थोड़ा एग्जांपल समझाते हैं, हरदम की पढ़ते रहेंगे हम सब। देख, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। जकरा पास रहेगा वह त्याग करेगा। तेरा पास रुपया है ये ना, तू देगा अब तो ककरो से कर्जा लेके देगा, हो सकता है। ऐसा नहीं कहा गाँव भर में होता है, 4 रुपए में अगर देना है 3 रुपए हम अपने उठा लेते हैं। और का लोग गच्चा में पड़ता है, कैसे पता है? 4 रुपया उठल के 3 रुपए वहां से उठल के 4 रुपए दिल के, आ जरूरी नहीं है 4 रुपए जरा दिया गुरा के देवे करेगा, वो नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप पर चढ़ल से 3 रुपए दिल के बेचारा की करे छथिन भाष में आउ के खाद दुख होता है, नहीं दे पाता है। ठीक, तो वो इन चर्चा होगा। ठीक, देखो तो Na और Cl, Na क्या है अभी तुमने बताया था, धातु है, तो धातु पर प्लस होगा और Cl पर माइनस। आप कहेगा क्या काय होगा, देख NaCl 2 8 1 2 8 एकरा 8 पुरले रहे, तो एकरा एगो देगा तो फर्क पड़ेगा नहीं, इहो 8 पुर गया, इहो बंद है पुराना, तो एगो त्याग किया तो पर एगो प्लस, एगो लिया तो एगो माइनस। ठीक, समझ गया? हमेशा दिया जाता है, पूछा जाता है। बॉन्ड जानते हो, बॉन्ड पढ़ाए हो, ये कहता है कि बॉन्ड जो है यानी कि रासायनिक बंधन हमेशा क्या देता है, ध्यान रखना, बंधन जब भी होता है हमेशा ऊर्जा प्रदान यानी कि ऊर्जा सदैव देता है। क्या देता है? सदैव ऊर्जा बाहर निकलता है। क्या होगा, क्या निकलेगा? यानी कि बंधन बनेगा तो ऊर्जा बाहर निकलबे करेगा। ठीक, एक तू कैसियो समझता है, बड़ी हंस रहा है, कैसियो समझ सकता है। ठीक, बंधन मतलब समझ रहा है, गठजोड़ होगा तो ऊर्जा बाहर निकलना तय है। क्वेश्चन पूछल गया है, आरआरबी जेई में पूछा गया। ठीक, और फिर जितने स्टूडेंट अभी बैठल थे वो सब थे, ध्यान रखना। बोलना रासायनिक बंधन हमेशा क्या देगा, ऑप्शन दे देगा, हमेशा ऊर्जा बाहर निकलती है, उसमें रहेगा हमेशा ऊर्जा अंदर आती है, हमेशा ऊर्जा बाहर निकलती है, दोनों डी नन। क्या मारोगे? हमेशा ऊर्जा बाहर। जैसे याद होगा याद कर सकते, याद मतलब समझने की चीज। रासायनिक बंधन तू जानते हो ना, बॉन्ड बना रहा, ऊर्जा बाहर निकला तो करंट बन रहा है, बॉन्ड बनेगा, जखन बॉन्ड बनेगा ऊर्जा निकल। आगे देखो, उसी तरह आयन का बनना से समझ जाओगे ना, पीडीएफ है ये है तुम्हारे पास। आपका था धनायन का बनना, धनायन का बनना वह वाला की वाला देगा, वह वाला। ठीक ठीक, अब इसकी विशेषता कहता है धनायन पर धनावेश होगा, ऋणायन पर ऋणावेश होगा। ठीक, कहता है परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या परिवर्तित हो जाती है। परमाणु संख्या थोड़े बदलता है, परमाणु संख्या बदलेगा? बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। परमाणु संख्या यानी कि पी कभी नहीं बदलेगा, जेड कभी नहीं बदलेगा, ध्यान रखना, जेड कभी नहीं बदलेगा। ठीक, उसमें एग्जांपल तुम लोग देख दो। कहता है कि धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम अक्रिय गैस के समान होता है। बात सही है। धनायन यानी कि Na प्लस है तो ओकरा निकटतम अक्रिय गैस होगा। एकरा से पहले क्या है, ऑर्गन है? अच्छा, एकरा से पहले नियोन है, एकरा से पहले क्या है, नियोन है, एकरा से पहले कौन है, ऑर्गन। ठीक, तो एक कहने का मतलब यहाँ पर धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम अक्रिय गैस के, बात सही है। इसी तरह ऋणायन भी हो जाएगा। इसे बताने की चीजें हैं, ऋणायन भी इसी तरह समझ लोगे। और जो भी पढ़ाते हैं एक बार जरूर रिवीजन किया करो। ठीक, क्या करो, होगा तो क्लासों में इसका रिवीजन किया करो, समझ गया? क्लास में भी क्या करेगा, इसका रिवीजन किया करो। ठीक, क्लास में जाके पूछेगा, ऐसा थोड़े कोई मना करेगा जब नहीं पूछो सब चीजें, तो क्योंकि तुम रिवीजन करोगे। जो बच्चा वहाँ जकरा नहीं आता है, हो सकता है कोई वीडियो देखता हो, ऐसा थोड़े सब इतने अथी है समझ, तो अगर पूछ रहा है तो बताना जरूरी है, समझ गया? क्लास में बताया भी जाए करो। ठीक, जैसे कि 3 चैप्टर आज खत्म हो जाए तो जा क्या करोगे, पूछोगे। आप पीरियोडिक टेबल तभी तुम्हारा क्लियर होगा जब वहां जाके पूछोगे, समझ गया? जे भी क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे तो कहेंगे ये पूछल है तोरा, ये ना है, ये पूछेगा, तो ओकरा में जरूर इंगित करना, आ जाके वहां क्या करना, पूछना। 5 मिनट समय मिले, अरे वो सब राजी नहीं है, माना है बहुत लोग राजी नहीं है। ठीक, तो 4 को बैठल है, 4 को पूछ लेंगे, समझ गया? क्या करेंगे, पूछ लेंगे, और नहीं समझ आए तो बता देंगे। ठीक, ये काम कर लोगे। ठीक, आप देखो, कहता है विद्युत धनात्मक जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन में बदल जाने की प्रवृत्ति, वे विद्युत धनात्मक कहलाते हैं। विद्युत धनात्मक कौन कहलाएगा बताओ? धातु। धातु विद्युत धनात्मक होंगे, यानी कि जो तत्व अपने परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, विद्युत धनात्मक। विद्युत सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन। कौन है? ये सब याद करने की चीजें, समझ गया? ये सब लिखा देंगे, थोड़ा कम लिखाएंगे, पता है ना, पीरियोडिक टेबल में लिखाए थे ना पिछले बार, बिल्कुल। ठीक, कहते हैं आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व
उच्च विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व, वर्ग एक तत्व मतलब क्षारीय धातु। कौन धातु? सोडियम, पोटेशियम सब दे, रोवेडियम, सीजियम, ये सब क्या? हेलिना करो करो न, जाके करो न, हमरा की दिक्कत है। चल, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब क्या? अधिक विद्युत बोलेगा विद्युत ऋणात्मक कौन है? वर्ग 17 तत्व, ध्यान रख, वर्ग फूल कलियां ध्यान रहेगा। फिर से बता देते हैं, ऐसे पूछा जाता है, बहुत बच्चा कंफ्यूजन करता है, समझ गया? बहुत बच्चा, तो ध्यान रखना, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक, अभी ऋणात्मक लिख देते हैं, समझ गया? विद्युत धनात्मक सूखा कपड़ा नहीं है यार, लाओ सटे लाओ, ठीक, ला सूखा ला। अरे ये सब कौन कपड़ा है? जरूर अच्छा देख, विद्युत धनात्मक कौन होगा? वर्ग एक का तत्व कौन होगा? अच्छा बताओ कि पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग हैं रे? 18। कौन ककरा में? कौन मेनलिप में पूछता है, ध्यान रखना। इसे अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन बोल देते हैं मेनलिप में आवर्त की संख्या 7 ही है और वर्ग की संख्या 8 है। क्या गो ध्यान रहेगा? मेनलिप में आवर्त की संख्या 7 गो, आवर्त की संख्या बोलेगा मेनलिप ने क्षैतिज कतार को क्या कहा था रे? आवर्त। उधर के स्तंभ को क्या कहा? वर्ग। यह सब ध्यान रखना, बहुते बच्चा दिया नहीं पता रहा, पढ़ता है बहुत बड़ा बड़ा मास्टर। देखा वर्ग एक के तत्व सोडियम, हे क्या क्या कर रहे रे? हेलिना, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन को लेंगे नहीं क्योंकि वो धातु है। ठीक, सोडियम से ही ठीक है। ठीक, Na, तक बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे अधिक सोडियम, तक बाद अब इसमें वर्ग 17 के तत्व होंगे। वर्ग 17 के हाइड्रोजन हो जाते हैं ना। अब बोलेगा कार्बन ग्रुप कौन? वर्ग 14 में। सिक्का था तो कौन? वर्ग 11 में। कौन में? ध्यान रहेगा। वर्ग 17 में हाइड्रोजन ग्रुप फूल कलियां बाहर आई, फूल कलियां सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, ध्यान रहेगा। ठीक, ध्यान रहेगा, आराम से ध्यान रहेगा। ठीक, आगे देखो कहता है खनिज, खनिज की चीजों को भी हम पढ़ते हैं। ठीक, खनिज का मतलब समझता है? नीचा से आता है, बताओ खनिज कहते हैं ककरा? खनिज देखो भूपर पट्टी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस पदार्थ ही खनिज कहलाते हैं। लिखेगा थोड़ा, लिखो ना, लिखल जैसे ही है, थोड़ा समझाइए देते हैं क्या लिखल। सब देखो यहाँ पर देखो, देख सबसे पहले तो भाषा पे ध्यान नहीं देना, थोड़ा अपना समझ में जितना आए उतने काम करना। ठीक, कहते धातु और उसके यौगिक से निकाला गया वह पदार्थ जो पृथ्वी के तल के नीचे पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखो कहता है भूपर पट्टी, यहाँ पर देखो क्या कहता है, भूपर पट्टी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस पदार्थ ही खनिज कहलाते हैं। खनिज तत्व या यौगिक दोनों ही रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा खनिज तत्व या यौगिक दोनों के रूप में पाए जाते हैं। कहता है अयस्क, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित होते हैं उसे कम खर्च में ही सरलता से धातु प्राप्त की जा सके उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क खनिज हो सकते हैं, सभी खनिज सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज नहीं हो सकते, यानी कि सभी खनिज को सभी खनिज से आसानी के रूप से अयस्क प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, वही लिखा हुआ है, सभी अयस्क क्या हो सकते हैं रे? खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। खनिज अयस्क तब कहलाएगा जब वह निम्न शर्त पूरा करेगा। कौन कौन शर्त? लिखना, कॉपी खोलो। ये सब क्वेश्चन पूछे खनिज अयस्क में अंतर करें, ये सब पूछा जाता है, इसमें चीजों को कुछ देना होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस तरह लिखाए होंगे। लिखना, खनिज अयस्क तब कहलाएगा, हाँ लिखो, खनिज अयस्क होने का शर्त, ये भी लिख सकते हो, खनिज अयस्क होने का शर्त, खनिज अयस्क होने का शर्त,
खनिज अयस्क होने का शर्त, खनिज अयस्क होने का शर्त, खनिज अयस्क होने का शर्त, खनिज अयस्क होने का शर्त, खनिज अयस्क होने का शर्त, खनिज अयस्क होने का शर्त, देखना पहला, खनिज से धातु की प्राप्ति कम खर्च में हो, खनिज से धातु की प्राप्ति कम खर्च में हो, 12 तक की पढ़ाई की है। सचिन तेंदुलकर खनिज से धातु की प्राप्ति कम खर्च में हो, खनिज से धातु की प्राप्ति कम खर्च में हो, खनिज से धातु की प्राप्ति कम खर्च में हो, खनिज से धातु की प्राप्ति कम खर्च में हो। दूसरा लिखना, धातु का निष्कर्षण आसानी से होनी चाहिए, धातु का निष्कर्षण आसानी से होनी चाहिए, धातु का निष्कर्षण आसानी से होनी चाहिए, धातु का निष्कर्षण आसानी से होनी चाहिए। तीसरा लिखना, खनिज में धातु प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, खनिज में धातु प्रचुर मात्रा में, यानी कि अधिक मात्रा में होनी चाहिए, खनिज में धातु अधिक मात्रा में होनी चाहिए। ऐसे में कुछ धातुओं का निष्कर्षण भी किया जाता है, निष्कर्षण उसके साथ बताए थे कि ना, बताए थे, सल्फाइड है इसका, कुछ चीजें हैं। एल्युमिनियम का निष्कर्षण है सब। अच्छा ऐसा नहीं बताया ना, इसके 5 नंबर पूछा जाता है ना, बोर्ड पर लिख के तब अच्छा समझा देंगे, ठीक चीजों, हाँ शॉर्ट्स में, ठीक। अच्छा शॉर्ट नहीं, 5 मिनट बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बनेगा, अरे छोटा थोड़े होगा, 5 नंबर आप पूछा जाएगा, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। लिख लिए है, इसको लिख लियो, भार्जन निष्पादन समझ सकते हो ना, हाँ, समझ गया। भार्जन बताओ तो भार्जन किसको बोलेंगे? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण वायु की उपस्थिति में जाओ उसको, भार्जन निष्पादन में अंतर पूछेगा, बता दोगे? एक में सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है, वायु की उपस्थिति में होता है। कंफ्यूजन हो जाता है, अगर हम कार्बन अयस्क सल्फाइड अयस्क। देखो निष्पादन कहता है अयस्क को उस ताप पर वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म कर धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान दे, निस्तापन, सबसे पहले धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाएगा, अब वायु की अनुपस्थिति में, कौन सी की अनुपस्थिति में, और वायु के धातु का किया जाएगा ओकरा से कम ताप पर, ओकर जो द्रव्यमांक का होगा ना ताप, यानी कि जो जिस ताप पर पिघलता है उससे कम ताप पर उसको पिघलाया जाता है, समझ गए? उसके बाद किसमें, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। कहता है परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं, देखो ZnCO2 को कह रहा है कि गर्म करते हैं, क्या करते हैं, देखना ZnCO2 को गर्म कर रहे हैं, तोड़ दे रहा है ZnO प्लस CO2 में, ZnCO3 में गरम करें, जिंक कार्बोनेट, ये चीटिंग बात गलत लिख लिया रे, गलत लिखा है। हाँ, वह करता है। ठीक 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 ठीक, देखिए तब कोई बात नहीं, देखा ZnCO3 को क्या करेगा, गर्म करेगा, एकरा से इस जो ताप होगा द्रव्यमांक से कम ताप, एकरा जब गर्म करेगा तो कौन सी करा, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित होगा, धातु के ऑक्साइड है, जिंक क्या है, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी होगा, ठीक ध्यान रहेगा, इसको ध्यान रखेगा। अब भार्जन में क्या होगा, सल्फाइड है, इसका ध्यान रखना, भार्जन में कौन सी, सल्फाइड है, को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके, सल्फाइड है, इसको देखो ZnS सल्फाइड है, जिंक सल्फेट, सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ठीक, जिंक सल्फाइड को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना कौन सी बनाएगा, ZnO और SO2 बनाएगा, भार्जन निष्पादन लिख दोगे ना। चलो अब देखो इसमें बचा है एक चीज, 5 नंबर बचा है इसमें, ठीक, 5 नंबर क्या करेंगे उसको, एस के प्रकार तुम लोग जानते हो, इसकी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक, ऑक्साइड एस को हो गया, ठीक, एक बार रिवीजन कहीं से पूछा नहीं जाता, ठीक, खनिज एस को हो गया ना, और देखो 5 नंबर पूछल जाएगा तोरा, ठीक,
आगे है और महत्वपूर्ण प्रश्न परमाणु आयन में अंतर। तो वही अभी लिखाने वाले तुम लोग को प्रश्न, ठीक है। तुम लोग अब टिक लगाएगा, ठीक, क्या लगाएगा, ठीक है। हम बोलबो करेंगे, ये सब लिख लेगा, तुम लोग टिक लगाएगा। कॉपी यहीं रखो, हम कलम लगाए ऊपर, हम टिक लगा देते हैं। लिखो, आज ये हमारा लग जाएगा ना कि तोरा आता है, और खाली हम बोल देंगे एक बार। अभी हम थोड़े बोलेंगे सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है, कि तोरा अपने समझ आना चाहिए। पूछल है, ये आसान है, पूछबे करेगा। हमारे बोलने का मतलब है तोरा जो पढ़ाई दिए वो तोरा पूछेगा। एक मतलब ये नहीं है कि जाके क्वेश्चन लिखा देंगे उतने पूछेगा, ये सब अंकस नहीं देते हैं हम, ठीक। लिखो, शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों नहीं किया जाता है। शॉर्टकट में तुम लोग लिखना, शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों नहीं किया जाता है। शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों नहीं किया जाता है। शुद्ध सोना का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों नहीं किया जाता है। शुद्ध सोना का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों नहीं किया जाता है। आभूषण बनाने में क्यों नहीं किया जाता है। क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास है ना, तो अपना घर पर क्वेश्चन बैंक सुबह हम पढ़ने आएगा ना, हमारा घर पर धर देना, समझ गया। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन बैंक तुम्हारा, ठीक हो गया। दूसरा लिखो, स्टेनलेस स्टील के 2 गुण लिखें। स्टेनलेस स्टील के 2 गुण लिखें तथा इसको बनाने में कार्बन क्यों मिलाया जाता है। तो बोले थे, पहले लिख ले। कठोर बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल, कार्बन का, और जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम का, ठीक। देखो, स्टेनलेस स्टील के 2 गुण लिखें। स्टेनलेस स्टील के 2 गुण लिखें तथा इसको बनाने में कार्बन क्यों मिलाया जाता है। तथा इसको बनाने में कार्बन क्यों मिलाया जाता है। तथा इसको बनाने में कार्बन क्यों मिलाया जाता है। तथा इसको बनाने में कार्बन क्यों मिलाया जाता है। तथा इसको बनाने में कार्बन क्यों मिलाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, अभी जो लिखाने वाले लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है क्यों। 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 ये सब लिखा हुआ है ना, बिल्कुल। लेकिन आगे, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी थोड़ा पहले लिखा है तो सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। धातु विद्युत के सुचालक क्यों होती है। 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 अगला, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। हाँ बिल्कुल, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। 2 उदाहरण दिए थे, बिल्कुल उदाहरण बिल्कुल देना है। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर समझाइए। अगला, मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु क्या है, किन्हीं 2 मिश्र धातु के नाम एवं उपयोग को लिखें। मिश्र धातु क्या है, किन्हीं 2 मिश्र धातु के नाम एवं उपयोग को लिखें। मिश्र धातु क्या है, किन्हीं 2 मिश्र धातु के नाम एवं उपयोग को लिखें। किन्हीं 2 मिश्र धातु के नाम एवं उपयोग को लिखें। नाम एवं उपयोग को लिखें। लिखो, एलिमिनोथर्मिक विधि क्या है। एलिमिनोथर्मिक विधि क्या है। एलिमिनोथर्मिक विधि क्या है।
अगला लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, परमाणु तथा आयन में अंतर स्पष्ट करें। 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 औघात, वर्ध्यता, तन्यता, ये सब तुम जानते हो, एकरा हमारा लिखाना नहीं, सब छोटका छोटका जो क्वेश्चन होगा थोड़ा बताइने है, तो सब हम नहीं लिखाते, पूछेगा तो लिख दोगे तुम लोग, ठीक, समझ गए। लिखना अगला, भार्जन तथा निष्पादन में अंतर स्पष्ट करें। बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए। भार्जन तथा निष्पादन में अंतर स्पष्ट करें। भार्जन तथा निष्पादन में अंतर स्पष्ट करें। भार्जन तथा निष्पादन में अंतर स्पष्ट करें। लिखना, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु को रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, धातु एवं अधातु को रासायनिक गुण के आधार पर विभेद कीजिए। धातु एवं अधातु को रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर विभेद कीजिए। गर्म जल टैंक वाला लिखाया था, अरे लिख ले, लिख ले, लिखो, गर्म जल का टैंक बनाने में, गर्म जल का टैंक बनाने में, गर्म जल का टैंक बनाने में, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। इसका क्या कारण है? परंतु इस्पात का नहीं, इसका क्या कारण है? अगला लिखना, सल्फाइड गैस का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, वर्णन करें। लिखा है, बताया है ना, सल्फाइड गैस का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, वर्णन करें। सल्फाइड गैस का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, वर्णन करें। किस विधि से किया जाता है, वर्णन करें। कहता है, यह पूछेगा कि निम्नलिखित पद की व्याख्या करें। खनिज ऐसे गेंग देगा, ये सब लिख दोगे ना, ये सब नहीं लिखने की जरूरत है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लिखने की जरूरत जरूरी है, लिख दोगे ये सब, ये सब लिखाइए दिया ना। अच्छा, बोलेगा कि सोडियम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए, बना दोगे, इसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखते हैं, लिखना, एनोड पंख क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। एनोड पंख क्या है, एनोड पंख क्या है, एनोड पंख क्या है। एनोड पंख क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। उदाहरण के द्वारा समझाइए। एनोड पंख क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। अगला लिखो, खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। 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 लास्ट लिखना, और एक वीडियो 5 नंबर का और आएगा, समझ गए। धातु धातु जब ऑफलाइन में पढ़ाएंगे तो बहुत दिन पढ़ाए हम, समझ गए। एक और आएगा, लिख लिए लास्ट क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है,
उदाहरण देकर समझाइए। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? 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 उदाहरण देकर समझाइए। कितना मिनट का हुआ?